बजट 2021 आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार देश को मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। न्यूज 18 राजस्थान पर आप लगातार बजट पर कवरेज देख रहे हैं। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं बजट में क्या है खास और कहां टूटी आस। करेंगे महामारी के काल में पेश हुए महाबजट पर बहस। पहले जान लें कि बजट 2021 को लेकर सरकार और विपक्ष के रिएक्शंस क्या क्या है। कैलेंडर में पहले ही बहुत ज्यादा भाव बढ़ा चुके हैं, तो देश को महंगाई के जाल में तो पहले ही फंसा चुकी है मोदी सरकार। इस देश के नौजवान को, गांव को, गरीब को, खेत को, खलियान को रोटी और रोजगार चाहिए। अब बड़े रोजगार की बात होती, टैक्स स्लैब में बड़ी छूट होती, और जो टैक्स पेयर नहीं है उनकी संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। देश के प्रधानमंत्री जी भयभीत हुए हैं तो राजस्थान को पूरी तरीके से अवॉइड किया। राजस्थान की जनता ने 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए हैं और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं है। ये बड़ी निराशापूर्वक बात है। पूर्व में भी जब कोरोना काल आया 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई कि कोरोना काल में खर्च करेंगे, और वो हमने कहीं देखे नहीं। ये जुमले पे जुमला देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, और ये बजट भी इतिहास के जुमलों में से एक जुमला है। जब 24% नकारात्मक विकास दर ये पहली बार इतिहास में दर्ज हुई, सरकार के सामने एक चुनौती थी कि लोगों का जीवन बचाने की। और ये सत्य है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो बड़े पैमाने पर उस संक्रमण के कारण नुकसान होता। भारत की सरकार ने त्वरित फैसला लिया और उस लॉकडाउन के कालखंड के दौरान जब सारी आर्थिक गतिविधियां ठप थी, तब भारत की सरकार ने 27 लाख करोड़ के एक मिश्रित पैकेज को लॉन्च किया। 80 करोड़ परिवारों तक राशन की व्यवस्था की और किसी न किसी रूप से संबल देने की कोशिश की। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट एक माइलस्टोन बजट होगा। और जिस तरह से इस बजट के बाद में सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित रूप से जो हमारा अल्टीमेट गोल विजन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है उसको प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपैंडिंग, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में जीडीपी को बढ़ाने के लिए आवश्यक थी, और उसके लिए जितने भी कदम उठाए जाने से चाहिए वो सारे कदम इस बजट के द्वारा लिए गए। और बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। बजट को लेकर केंद्र को सीएम ने घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रखा गया। यूपीए सरकार के समय एफडीआई का विरोध और अब अपनी सरकार के समय एफडीआई को बढ़ावा। राजस्थान के लोगों की अनदेखी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत नहीं दी गई। उनका ट्वीट आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन प्रदेश की जनता को निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमजन के लिए बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल डीजल पर लगे नए सेस और पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई राहत नहीं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिर में आमजन पर ही आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में अपना पूरा फोकस सिर्फ उन राज्यों पर रखा जहां पर आने वाले समय में चुनाव है। ये केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है।
और इधर केंद्र सरकार के चेहरों की बात करें तो वो इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दे रही हैं। उनका कहना है कि जिन हालात में ये बजट लाया गया इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। और अगर हाइलाइट्स की बात कर ली जाए, बजट किस तरह का रहा है या किस तरह से चीज़ों पर वो असर डाल रहा है, तो वो लगातार हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बजट में क्या खास है, किन किन सेक्टर्स को कितनी कितनी अहमियत दी गई है। और चलिए बजट पर चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा है आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस की प्रतिक्रिया रखेंगे, पंकज जोशी जी बीजेपी की प्रतिक्रिया रखेंगे, शीतल प्रसाद शर्मा जी कृषि विशेषज्ञ हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और पीयूष शंगारी जी अर्थशास्त्री हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पीयूष शंगारी जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और पीयूष जी, पूरे बजट में एक बात जो चीख चीख कर स्पष्ट थी वो ये थी कि सरकार अपने खजाने को लेकर बुरी तरह परेशान है। बहुत ज्यादा विकल्प, बहुत ज्यादा ऑप्शंस उनके पास थे नहीं। ये बजट में दिख भी रहा है। बेसिकली देखिए, जो पिछला ईयर गया है वो आपको भी पता है कोरोना महामारी के तहत जैसे तैसे निकला है, और इसमें बहुत घाटे हुए हैं, कंपनीज को भी बहुत घाटे हुए हैं, गवर्नमेंट को भी। अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये बजट इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि एक नया तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। जैसे कोविड टैक्स की भी बात हो रही थी, सुनने में आ रहा था कि कोविड टैक्स नाम का भी कोई टैक्स आ सकता है, या फिर कोई और टैक्स लग जाता आम आदमी को, वो टैक्स नहीं लगा है। इसलिए एज ए इकोनॉमी मैं देखूं तो इकोनॉमी में सुधार के चांसेस हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है इससे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट्स के भी काफी प्लान्स दिए हैं और काफी सेक्टर्स में पैसा देंगी गवर्नमेंट भी। नहीं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर एक्साइटेड हो क्या? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का जो पिछला ही टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ और इस बार एक नया टारगेट रख लिया है। हाँ, एक बार पिछला भी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन लक्ष्य तो देखो रखा जाता है 1.72 लाख करोड़ का इस बार भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बीपीसीएल, एयर इंडिया और एलआईसी का आईपीओ भी कहा गया है। हाँ। लेकिन अगर ये चीज संभव होती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना भी एक मकसद है। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि इस सेंचुरी में पहली बार ऐसी मंदी आई है, तो क्या आपके लिहाज से सेंचुरी में वो पहली बार जैसा बजट जो कि पहली बार जैसी मंदी में होना चाहिए था, ये वो है? देखो, सेंचुरी में मंदी आई है वो तो उसके तो नकारा जा ही सकता नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लोबली मंदी है, एक देश की मंदी नहीं है, पूरे ग्लोबली पूरे विश्व में ये मंदी आई है। और उसके बाद जैसा बजट आना चाहिए था उस अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इस बजट में, वो ही एक पॉजिटिविटी को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शीतल प्रसाद जी आपके पास आ रहा हूं। बजट भाषण में भी कहा गया और समय समय पर केंद्र सरकार के चेहरे आकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। बजट में कितना समर्पण दिखा सरकार का किसानों के प्रति? देखिए, मैं अगर इसको ठीक दृष्टि से इसका विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि ये कृषि के लिए एक आशाजनक बजट है। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि विपणन और कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके विकास पर तीनों पर ध्यान दिया गया है। और विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं, जैसा आपने स्वयं ने भी कहा, एक पेंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, सभी जगह नुकसान हुआ है, हमारी भी जो जीडीपी थी माइनस में पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में संसाधनों को एकत्रित करके और उनको किसानों तक पहुंचाना, मैं समझता हूँ एक बड़ा काम सरकार ने किया है। और अभी कृषि क्षेत्र जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी चर्चा में, आप स्वयं भी जानते हैं, किसानों का एक बड़ा आंदोलन लंबे अरसे से चल रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है इस बजट ने एक बहुत बड़ा संदेश तो ये दिया है। लेकिन शीतल जी, क्या ये बजट एमएसपी समाप्त नहीं होगी? नींव को रख रहा है जो नींव आगे जाकर 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर पाए? निश्चित रूप से मैंने बताया ना, किसानों की तीन मांगे होती हैं कि एक तो उत्पादन बढ़े, उत्पादन के साथ उनकी आय बढ़े, यानी कि कृषि विपणन संघ थोड़ा सा सुदृढ़ हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यानी कि वो सुविधाएं जो किसानों को मिलनी चाहिए ताकि वे अपने अनाज को अच्छा पैदा कर सकें, उसका भंडारण कर सकें और उसका अच्छा संग्रहण करके अच्छा मूल्य वसूल कर सके बाजार से। इन तीनों चीजों पर केंद्रित है ये बजट, अगर हम इसे गौर से देखें तो।
और आप वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां किसान संसद में पारित एक एक्ट को, 3 एक्ट्स को ये कह के सड़क पे बैठा हुआ कि नहीं ये तो एक्ट जो है सड़क पे खत्म होंगे। ये मैं समझता हूं हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके लिए चुनौती है। लेकिन एक सवाल और है ऐसी शीतल जी जो स्थिति- मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि देखिए सरकार खुद मान रही है कि 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को एमएसपी के दायरे में ला दिया गया है। पिछले 1 साल में ऐसे किसानों की संख्या 30 लाख से बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल किसानों का डेटा जो कि सम्मान निधि के नाम पर ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड केंद्र सरकार के पास है, अगर वो 10 करोड़ के पार है तो क्या ये एफर्ट कम नहीं रहा सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी में लाने का, के दायरे में लाने का? नहीं, किसानों को एमएसपी के दायरे में लाने का एफर्ट, देखिए बाजार जो है उसमें प्रतिस्पर्धा है और एमएसपी जो है एक सहायता है। एमएसपी मिनिमम सोल्ड प्राइस है। अगर बाजार में किसान अपना माल नहीं बेच पाता है उस स्थिति में सरकार उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद। मैं शीतल जी रोक रहा हूं आपको, मैं आगे और सवाल पूछूंगा लेकिन इस वक्त सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब है, बजट को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुन लेते हैं। उसमें कटौती की गई है और एक तरफ आप किसानों की बात कर रहे हैं और कृषि के बजट को घटा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। हवाई जहाज, एयरलाइंस, रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, पीएसयूज, हर कंपनी को, हर पीएसयू को विनिवेश करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। पहली बार 9.5 का डेफिसिट बजट में देखा गया है, जो 6.8 अगले साल के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस बजट भाषण में कहीं पर भी वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है और खासकर राजस्थान के लिहाज से ये बजट बहुत निराशाजनक था, क्योंकि राजस्थान को लेकर कोई योजना नहीं करी गई। सिर्फ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, चाहे वो केरला है या तमिलनाडु है या बंगाल है, वहां पर भाषण में अपना उसका विवरण किया गया। लेकिन जो किसान समाज है, जो किसान है, कृषि है, उस पर कोई अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इस बजट से जैसा मैंने कहा कि ये कहा गया कि बहुत गंभीर संकट था अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस समय जब लोग मदद चाहते थे, क्योंकि बजट तो हर फरवरी में आता है, लेकिन इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बात करती है आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन आज लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। हम सब उम्मीद करते थे कि हो सकता है घोषणा हो कि जो कोरोना का टीका है, जो वैक्सीन है, वो सरकार सबके लिए फ्री में लगाएगी। उसकी कोई घोषणा नहीं करी गई है। और सेस के नाम पर आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस लगातार उनकी कीमत बढ़ रही है। कीमत कम करने का, महंगाई कम करने का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, उसको कैसे हम बेचें और पैसा कमाएं। और भाजपा जब विपक्ष में थी तब इसी प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बहुत हंगामा किया था और आज पूरा यूटर्न लिया है। जैसा मैंने कहा, जो पीएसयूज हैं, एलआईसी है, इन्वेस्टमेंट की बात, एफडीआई के खिलाफ बीजेपी ने हफ्तों तक पार्लियामेंट चलने नहीं दी और आज इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, हर जगह आप एफडीआई लाना चाहते हैं। तो कम से कम सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए था कि हमने अपना स्टैंड बदला है। आधार कार्ड, जीएसटी, नरेगा, इन सब पर जो भाजपा का रुख था विपक्ष में, जब सत्ता में आए हैं पूरा बदल गया है। इसलिए इस बजट से बहुत निराशा पहुंची है और बहुत से विशेषज्ञ, मैं सुबह से देख रहा था, कहते हैं कि इस बजट से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। अगर इकोनॉमिक रिकवरी सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों से होगी या चंद पूंजीपतियों के और पैसा कमाने से होगी तो रिकवरी इस देश के किसी काम की नहीं है। रिकवरी तब है जब इस देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम होगी। रिकवरी तब है जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। रिकवरी तब है जब मध्यम वर्ग की, हमारी गृहिणी के हाथ में खर्च करने को पैसा ज्यादा आएगा। अगर आप लोगों के खातों में पैसा डालें और लोग अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए चाय, सब्जी, घी, तेल, कपड़े, जूते, चप्पल लेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और लोग मैन्युफैक्चरिंग और करेंगे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बड़े बड़े सेक्टर्स में पैसा डाला है और मुझे लगता है कि इस बजट में कोई दिशा नहीं रही। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आज भाषण पढ़ दिया, स्टेटमेंट, लेकिन उसमें ठोस कार्रवाई और चलिए वापस बहस पर लौटते हैं। आरसी चौधरी जी, देखिए, कोई मेहनत करे और उसे मेहनत का फल न मिले, ये स्थिति तो आ सकती है, लेकिन उसकी मेहनत पर सवाल तो नहीं उठा सकते।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट को 0 नंबर तो कांग्रेस 10 में से नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ सुझाव तो कांग्रेस के भी हैं जो बजट में शामिल किए गए। आप अपनी 3 प्रमुख आपत्तियां बताएं जो आपको लगती है इस बजट में सबसे बड़ी दिक्कत है। सरपंच जी, सबसे पहले तो मैं माफी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि ये जो न्यूज चैनल है, ये न्यूज चैनल के ऊपर जो ये किसी एक प्लेटफॉर्म नहीं, कोई मंच नहीं जिस पे आके अपनी सिर्फ बात को कह के चला जाए। आप जो बैठे हैं वो आपके दर्शकों को वो सीधी बात बताएं, जो कोई भी प्रवक्ता उस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा हो। एक चीज से सबसे बड़ी मैं आपत्ति रखना चाहूंगा कि बार बार सभी जो लोग, आप मेरे से पहले जो वक्ता बोले, उन्होंने एक बात कही कि ये पेंडेमिक था, पूरी वैश्विक महामंदी है, उस वैश्विक महामंदी के अंदर हम सब चीजें। आपको इस वैश्विक महामारी से पहले 18-19 का जो बजट आया था, उसके बाद में लगातार जो 8 तिमाही थी उसके अंदर रेसेशन रहा, डिक्लाइनेशन रहा। उसके बाद में भी 4 दशक का सबसे खराब स्थिति के अंदर ये बजट रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की महामारी के कारण यह व्यवस्था बनी। इससे पहले इस देश के अंदर जब अचानक नोटबंदी आपने लागू की और गलत तरीके से जब जीएसटी लेके आए, उसका इंपैक्ट 18-19 के बजट से आ रहा है और लगातार आ रहा है। ठीक है। इसलिए ये क्या है कि घाव में कोड की बात कह सकते हो, लेकिन घाव पहले से सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। दूसरा मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो बजट है, ये बजट पुरानी घोषणाओं को नए रैपर के साथ में पेश किया गया। ठीक है। 1 राशन कार्ड 1 नेशन, ये कितनी बार स्लोगन बोला गया है, चाहे कोरोना महामारी के अंदर राहत पैकेज के नाम पे हो, चाहे उससे पहले दिए गए बजट के भाषण के अंदर हो, चाहे किसी तीसरे के अंदर हो, बार बार पुनरावृत्ति के साथ में। और इस बजट के अंदर कुछ में 1 साल के लिए प्रावधान किया गया है, कुछ में 5 साल का, कुछ में किसी और सालों का। ठीक है। कृषि की जो बात करें, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि आज देश का अन्नदाता और देश का जो जवान और किसान का जो नारा था, उसको आमने सामने खड़ा किया सरकार की नीतियों ने। लेकिन आज जो कृषि सेस के नाम पे डीजल और पेट्रोल पे 4 रुपए प्रति लीटर डीजल पे लगा के और पेट्रोल पे 2.5 रुपए लीटर लगा के सेस, ये इस देश के आम उपभोक्ता को और महंगाई की तरफ बढ़ाया है। और किसान सेस के नाम पे उसके जहन में कहीं ना कहीं नफरत भरी जाएगी, उसको भी उससे दूर बांटने का कोशिश की गई है। निर्मला सीतारमण जी ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से कही थी, उन्होंने कहा राजा का दायित्व है कि वो कमाए। तो वो कमाए किसके रूप में? उन्होंने डायरेक्ट कोई टैक्स तो नहीं लगाया, ना टैक्स से उन्होंने कोई राहत दी, लेकिन सेस के रूप में बहुत से उन्होंने टैक्स इंपोज किए, इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे बहुत से टैक्स उन्होंने किए, बहुत से जो अलग अलग हिडन जो चार्जेस हैं उन्होंने लगा के आम आदमी को जहां राहत की उम्मीद कर रहा था वहां पे उन्होंने पीड़ा दी। ठीक है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तमाम चैनल्स पे बात हो रही है, राजस्थान से 25 सांसद गए हैं और दूसरी बार लगातार राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद के साथ में सहयोग दल के भी 25 सांसद इन्हीं के हैं। ठीक है। एक सांसद राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए बात उठाने के लिए वहां पे तैयार नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जी यहां अमृतों के बाग में कह आसिफ साहब, आपकी बात आ गई। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आपसे पहले जितने भी वक्ताओं ने राय रखी वो उन्होंने अपनी निजी राय रखी, और दूसरी बात यह है कि आपको उनकी राय से आपत्ति हो सकती है, मेरे सवालों से आपत्ति नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने उन पॉइंट्स को पुटअप किया जो आपके भी जहन में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। अब मैं आ रहा हूं पंकज जोशी जी आपके पास। पंकज जोशी जी, देखिए कुछ बातें ना जो थोड़ी सी हास्यास्पद लगती हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। बजट में यह माना गया कि डिमांड नहीं बढ़ने वाली है अभी कुछ समय तक। बजट में यह भी माना गया कि फिलहाल एक धड़ा ऐसा है जो अभी उनके पास जो पैसा है उसको मार्केट में नहीं उतारना चाहता, वो डरा हुआ है। और फिर बजट में कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत को पुश मिल जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कैसे। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपका जवाब दूं से पहले 1, 2, 3 जो भी प्रश्न आए मैं उनका जवाब देता हूं। पहली बात, हमारे दोनों ही मित्रों ने, भाई आरसी चौधरी साहब ने कहा, मैं उसकी गलती नहीं मानता, लेकिन खास करके जो अभी इनके नेता ने कहा, और वो कि जो नेता जो कॉर्पोरेट मंत्रालय संभाल चुके हैं, देश का कॉर्पोरेट मंत्रालय संभालने वाले व्यक्ति और बाहर से पढ़े वाले व्यक्ति, यदि टैक्स और सेस का फर्क यदि समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि इस देश की बड़ी अजीब पोजीशन है। क्योंकि आप देखिए, सेस लगाने के साथ उन्होंने कहा कि ये सेस बेसिकली जो है टैक्स के रूप में नहीं, जनता से ऊपर बाहर नहीं डालेगा, जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन सेस का मीनिंग सीधा सीधा है कि टैक्स को जो है आप किसी भी काम में ले सकते हैं, किसी भी यूज में कर सकते हैं, किसी भी बजट फंड में यूज कर सकते हैं। बट सेस जो होता है वो एक समय के बाद तो फिर वो कुछ ना कुछ घालमेल करके निजी कंपनी नहीं दे रही। सर
सर स्वप्निल भाई निजी कंपनियां नहीं दे रही हैं। जो सेस है बेसिकली, देखिए किसी भी चीज का जो है सेस बेसिकली सरकार अपनी ड्यूटीज में से सेस पेमेंट करेगी, क्योंकि टैक्स जब नहीं आप लगाएंगे तो सेस जो है कंपनियां वहन नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए कंपनीज को कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंडिचर दिखाना होता है। तो कोई भी कंपनी लॉस में नहीं करेगी जब आपका बेसिकली सीधी बात है। अभी देखिए जब आपका मार्केट रेगुलेशन कर दिया तो इनडायरेक्टली बढ़ सकती है, वो बढ़ सकती है। ऐसे में वो जो कंपनियां हैं वो अपने खर्चे से कभी एक समय तक देंगी, उसके बाद किसी पर तो डालेंगी, कहीं से तो वसूलेंगी। नहीं, कंपनी अपने खर्चे से नहीं देंगी। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, बहुत ईमानदारी से क्लियर कर दूं, ये बहुत आपके आगे भी आएगा कि अभी जो सेस लगेगा ना तो कंपनीज पेमेंट करेंगी ना ही उपभोक्ता पेमेंट करेगा, क्योंकि कंपनीज का जो बेसिकली रेगुलेशन है वो एक मॉडल बनाया हुआ है जिसके दरें जो है रोजाना तय होती हैं, इसलिए वो तो बेसिकली अपने पास से पेमेंट नहीं कर सकती। अब सेस जो होगा वो सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी ड्यूटीज में से पेड करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं उसके लिए यदि अपनी ड्यूटीज में से अलग से एक शिकायत और जो बार-बार सुनने को मिल रही है वो ये कि राजस्थान को खास नहीं मिला। अब मैं दूसरा कुछ ऐसा लगा जैसे जहां चुनाव वहां रहा स्थिति है, मतलब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जहां चुनाव वहां, नहीं दूसरे प्रोजेक्ट जहां चुनाव वहां नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए स्वप्निल भाई मैं वहीं आ रहा हूं। अब आप देखिए, मैं आपको दो चीज बड़ी, अभी हमारे मित्र ने बड़ी आपत्ति जता दी, लोगों के ऊपर भी, लोगों की राय पर भी आपत्ति जता दी, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीज बता देता हूं। आप मुझे बताइए कि जल और जीवन के नाम से जो है आज कहा कि जो है वाटर एंड लाइफ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि हमें जल के लिए वो नहीं किया गया। मुझे बताइए कि जल जो है जीवन के लिए जल चाहिए या जो है आपकी जो है इसके लिए। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आपने जो है डार्क जोन है, जयपुर डार्क जोन है जहां पानी नहीं है, ईस्ट कैनाल की बात कर रहे हैं, और आपने जो है 8 इंच से लेकर के 16 इंच तक के बोरिंग खोदने की अनुमति दे दी आपने उठा करके। आप देखिए मान लीजिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलता तो राजस्थान को फायदा होता या नहीं होता? मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। मैं तो ये सर कह रहा हूं कि सर, मैं ये कह रहा हूं सर आपको कि जो लोग बेचारे बाड़मेर में और वहां रहते हैं वो तो टांके में पानी भर करके और पूरी जिंदगी चलाते हैं। आप और हम तो फिर भी नल खोल करके पानी चला लेते हैं कि पानी सरकार दे देती है, लेकिन वहां तो टांके से काम चलाया जाता है ना। तो राजस्थान में मैं कह रहा हूं कि जल और जीवन की जो बात करते हैं कि जल है तो जीवन है, जल बचाओ, कौन सा चेंज देखने को मिल रहा है? ये तो सवाल था मेरा आपसे, लेकिन मैं एक बार और सबके पास आना चाहता हूं, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं तेजी से आऊंगा। पीयूष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और पीयूष जी बहुत नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बहुत सीधा सा मेरा सवाल है जिसका जवाब पंकज जी ने नहीं दिया। पीयूष जी, आत्मनिर्भर भारत को पुश कैसे मिलेगा अगर लोग मार्केट में पैसा नहीं लाएंगे जो फिलहाल वो बचा कर रख रहे हैं, और अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी जो सरकार खुद मान रही है? सॉरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत को पुश कैसे मिलेगा? प्लीज रिपीट करिए। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को पुश ऐसे ही मिलेगा क्योंकि कंपनीज को जो टैक्स नहीं लगाया गया है, उनके ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया गया है, और इकोनॉमी को भी जो बूस्टर समय समय पर देती आ रही है एफएम निर्मला सीतारमन, और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कंपनीज कमाई, क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिकल जा नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं जैसा आज मार्केट ने सेंसेक्स और निफ्टी ने कमाल करके दिखाया, एक ऐसा लेकिन मसला ये है ना कि सेंसेक्स और निफ्टी आप हो सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा वो यहां पर आकर लाइन बहुत थिन हो जाती है। शीतल प्रसाद शर्मा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। क्या कोई आज जब हम सेंसेक्स और इन सबकी बात कर रहे हैं तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह का बूम दिखा था आज? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर वाली कंपनियां हैं उनमें भी अच्छा जंप देखा गया है, उनमें भी जंप आया है, और उसका जो प्रमुख कारण मैं मानता हूं वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सेस लेके और जो पैसा एग्रीकल्चर में फ्लो होगा, आपने देखा होगा अभी जब हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी उस समय कृषि उत्पादन ने जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। कृषि हमारे देश में एक ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। एक रिएक्शन और चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। डिसइन्वेस्टमेंट देश में किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपने? एफडीआई आपने? आज अगर सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है तो आप सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं या वो स्थिति ही गलत है? मैं ये कहना चाहूंगा कि दादा कमाए पोता खाए, वो स्थिति कर दी इस देश के अंदर। 70 साल के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने, जो इस देश के लोगों ने श्रम से जिन संस्थानों को पीएसयूज को बनाया था, आज उन पीएसयूज को डिस्ट्रॉयड कर दिया। मैं एक आपसे जनरल सी बात पूछना चाहूंगा, बीएसएनएल
जो इस हिंदुस्तान की पहचान होती थी, आज वो खत्म हो गया। और कल जो आया था जियो धनाधन 4 साल पहले, वो हिंदुस्तान का एक मालूम आपको रिलेटिव होते हैं, लीडिंग और खून का रिश्ता होता है उनमें। नहीं, लेकिन ठीक है पंकज जी एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूं, मुझे सीधे बताइए, कस्टम ड्यूटी की नई पॉलिसी आएगी बाद में, यानी बजट में फिलहाल वो हिस्सा कवर नहीं है, यानी अक्टूबर से अगर महंगाई डायन डसेगी भी तो वो अक्टूबर से डसने लगेगी। क्या इस स्थिति के लिए आप तैयार हो? नहीं देखिए, नहीं डसेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा ना, देखिए अभी जो इन्होंने कहा कि आज आप देखिए, मैंने सेंसर देख के आ रहा हूं, एक भी एग्रीकल्चर सेक्टर का नॉट ए सिंगल, यदि आप इंडेक्स देखेंगे, उसका पावर पार्ट देखेंगे, नॉट ए सिंगल शेयर इज बेसिकली इन रेड लाइन, नॉट ए सिंगल, अदर के रेड में रहे। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।